बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 4.4 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक हमारा है इंतशारी पैमाने, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है जी, ये बड़ा टॉपिक है। ये सफ़ा नंबर 127 पे है। ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये एक तरह से उसका आपको हल्का सा एक टच दिया गया है, जायका दिया गया है। जब आप में से कुछ लोग इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाएंगे वो स्टैटिस्टिक्स ज़रा ज़्यादा पढ़ेंगे। कुछ लोग शायद प्योरली स्टैटिस्टिक्स से सब्जेक्ट लें। कुछ लोग अगर मेडिकल में जाते हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, सुना है वहाँ पे, क्योंकि ये आगे मेडिकल में भी रिसर्च में या और जो वैल्यूज़ वगैरह दी होती है उनको समझने में इस्तेमाल होती है। तो बुक में बड़ी अच्छी उन्होंने क्रिकेट के दो बल्लेबाज हैं या बैट्समैन, उनकी एग्जांपल दी हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। वो कहते हैं जी, एक बल्लेबाज है, उसने ना 53, 86, 48, 19, 71, 36, 58, 75, 50 और 84 स्कोर बनाए हैं। जब एक दूसरे वाला है, उसने भी 14, 48, 8, 56, 76, 22, 144, 74, 99 और 39 स्कोर बनाए हैं। अब आपको मालूम है ना कि जो हम ये हमारा जो ये यूनिट है, ख़ास तौर पे स्टैट्स, जब उसकी बात करते हैं, जो हमने मीन, मीडियन, मोड ये कुछ पढ़ा और आगे जो कुछ पढ़ेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर उसकी बेस पे हमें डिसीजंस लेने होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में ना गो के सब्जेक्ट्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डेटा को किस तरह एनालाइज करते हैं, आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र ना रखें और डेटा को गलत तरीके से एनालाइज करके सामने कोई नतीजा ले आए ना, तो आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप हमेशा जहन में रखें कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, उसके मुताबिक जो भी पॉसिबल फार्मूले हैं उनमें से बेस्ट चूज़ करके लगाएं। अदरवाइज ये डेटा खासा मिसलीडिंग हो सकता है। और उसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ये दोनों बैट्समैन है ना, अब उनके स्कोर आपने देखे। अब आप कहते हैं जी दोनों का एवरेज स्कोर क्या है, ताकि हम अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा अच्छा वाला बैट्समैन है। तो इसका जो एवरेज स्कोर है ना, वो बुक में बताया हुआ उन्होंने, मैं वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये 58 है। अब कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, इसका देखते हैं। मज़े की बात ये, जब आप इसका भी एवरेज स्कोर कैलकुलेट करते हैं वो भी 58 आता है। अब बताएं जी इनमें से बेहतर कौन है। बैट्समैन अमूमन बेहतर आप उसको कंसिडर करते हैं ना, मतलब बाकी चीज़ें छोड़ दें कि वो स्टाइलिश कितने हैं और शॉट्स कैसी मारता है, लेकिन इन जनरल बैट्समैन अच्छा वो समझा जाता है जिसकी स्कोर में कंसिस्टेंसी हो। एक तो स्कोर बनाए अच्छा, और उसमें ना कंसिस्टेंसी हो, मतवातर अच्छा स्कोर बनाए। वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आप उस पर रिलाई कर सकें। ठीक है, अगर आप उस पर रिलाई नहीं कर सकेंगे ना, तो फिर वो आ, जो है ना, वो एक दफ़ा जाएगा तो वो ज़ीरो पे आउट हो जाएगा, अगली दफ़ा जाएगा तो वो 500 स्कोर बना के आ जाए। तो फ़ायदा कोई नहीं है ऐसे बैट्समैन का। आपको बैट्समैन ऐसा चाहिए जिस पे आप रिलाई कर सके कि हाँ यार ये बंदा हमेशा जाता है तो कुछ 60-70 स्कोर बना के ही आता है। तो ऐसा बैट्समैन आपको चाहिए होता है। तो अब आपने एवरेजेस से जब कंपेयर किया, दोनों की एवरेज 58 है। अब क्या करें। अच्छा जी, अब आपको कोई ना कोई दूसरा तरीका चाहिए जिससे आप इनके डेटा को मज़ीद एनालाइज करके फ़ैसला कर सकें कि कौन सा बेहतर है। लेकिन मैं आपको वो खैर अगले टॉपिक्स वगैरह में करेंगे, लेकिन बुक में उन्होंने बताया हुआ कि अगर आप इस डेटा को गौर से देखें ना, तो इसके जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स है ना, ठीक है ना, वो 58 जो इसकी एवरेज है ना, उसके आस पास है। ठीक है,
ये उसका एवरेज वाला 58 स्कोर है। बाकी देखिए 75, 50, 84, 36, 71, 19 थोड़ा सा कम है, लेकिन 48, 86 इसके आसपास है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखें ना, एवरेज 58 है, लेकिन इधर वैरायटी बहुत ज़्यादा है कि लो एंड पे भी बहुत ज़्यादा है। 14 है, 8 है, ये 30, 22 बड़ा कम स्कोर है। 39 ठीक है। आ, बाकी जो है वो हायर साइड पे, ये बहुत ही हाई स्कोर है उसका। ये खासा हाई स्कोर है। तो एवरेज से इसमें ना बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर हैं जो इसकी एवरेज से खासे दूर हैं। इधर मैं लिखने लगा हूँ, अक्सर नंबर एवरेज के पास हैं, अक्सर नंबर एवरेज से दूर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा ज़्यादा रिलायबल है, ये बंदा ना कम रिलायबल है। ये चल गया तो चल गया, नहीं चला तो ना चला, जैसे हम कहते हैं ना, ये एक्चुअली इसका वो चक्कर है। तो इस लिहाज से ना जो ये वाला बैट्समैन है ना, ये ज़्यादा बेहतर बैट्समैन है। ठीक है। तो इस मिसाल का मकसद था कि आपको रियलाइज़ करवाना कि सिर्फ एवरेज ही काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है डेटा में अपना जो है ना फैसला करने के लिए। तो अब हम टॉपिक अगला शुरू करते हैं 4.4.1। तो उसमें ये चीज़ें आपको ना मज़ीद क्लियर होंगी कि हम कौन कौन सी चीज़ों को और देखते हैं। ठीक है। 4.4.1 इसमें है कि टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन। इंतशार की किस्में। टॉपिक का मकसद ये है कि इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करो, एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये एवरेज एक वैल्यू है, तो कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ इस एवरेज से दूर हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ कि ये एवरेज है, तो इसकी जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो एवरेज से कितनी दूर हैं। लेट्स से कि ये एन जो है ना वो 10 है, 10 वैल्यूज़ हैं, वो इतने फासले में आ जाती हैं, जबकि उसके मुकाबले में एक और सेट ऑफ नंबर्स है, उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो भी 10 हैं, लेकिन वो बहुत दूर जाके बहुत दूर दूर हैं उनके, मतलब उसका जो ये लोअर पॉइंट है, लोअर लिमिट है, ये अपर है, दूर हैं। इसमें लोअर और अपर करीब करीब हैं। आप देख रहे हैं इसका भी एन 10 है, लेकिन इस केस में नंबर एवरेज के पास पास हैं, कंसंट्रेटेड नंबर हैं। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं ना कि बैट्समैन ए था, उसके एवरेज के आसपास नंबर थे, इसकी डिस्पर्शन कम थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतशार, बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो हम बेसिकली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन कितना, मतलब किसके नंबर ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं, किसके नंबर ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है और फैले हुए हैं। आपको मालूम होगा कि वो एक गेम खेलते हैं ना, वो आ, ये जो तीर अंदाजी कह लें, कुछ इनके और भी नाम वगैरह होते हैं, तो ऐसे करके वो बुल मार्क वगैरह बना होता है। ठीक है। तो अगर एक साथ बिल्कुल एक यहाँ पे मारें, एक यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं, ठीक है, एक उनका यहाँ पे लगे, एक और लगे, एक यहाँ पे लगे, फिर एक यहाँ पे लगे, एक यहाँ पे लगे, तो इसकी डिस्पर्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मैं नया सेट लगाने लगा ना, उसमें बेशक बंदा सेंटर पे नहीं मारता, लेकिन वो यहाँ मार रहा है, यहाँ मार रहा है, यहाँ मार रहा है, यहाँ, उसके सारे नंबर कंसनट्रेटेड है ना, तो ये वाला बेहतर है। इधर डिस्पर्शन कम है, इधर बाकी ग्रीन वाले में ज़्यादा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब तरह तरह की चीज़ें हैं जब कि हम जो कि हम डिस्पर्शन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज़ को उर्दू में साथ, मेरा ख्याल है मेरी प्रोनाउंसिएशन शायद ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल इंग्लिश में इसे रेंज कहते हैं, आर। और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपने ना एक्सट्रीम वैल्यूज़ देखनी है। ठीक है, वसत कितनी है, सात कितनी है। ये क्या होती है कि मैक्सिमम और पहली वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस ले लें तो ये आ जाता है, यानी कि ये वही चीज़ है कि ये देखिए, ये इधर लोअर वैल्यू है, इधर अपर वैल्यू है, तो इनका डिफरेंस लें, ये ज़्यादा डिफरेंस होगा एज़ कम्पेयर टू इनका डिफरेंस लेने में। ठीक है ना।
तो इससे आपको पता चलेगा कि वो कितनी फैली हुई वैल्यूज़ है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना दूर है। ठीक है। अब जैसे मैं बुक की मिसाल करता हूँ, लेकिन उससे पहले वो बल्लेबाज वाली एग्जांपल कर लें। अब नहीं, इस पेज पे नहीं है, वो थी जी इस पेज पे। ये जो बैट्समैन की एग्जांपल थी ना, इसमें आपने देखा ना कि इधर देखें मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 144 है। इधर मिनिमम गालबन 19 आता है और मैक्सिमम गालबन 86 है। तो इधर जो है रेंज नैरो है, इधर रेंज ज़्यादा। ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं आप, मिसाल नंबर 1। उसमें ये है कि ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 70, 100, 150, 130, 140, 150, 90, 60, 110 और 600। तो यहाँ आपने क्या मालूम करना है? ये 10 दुकानदारों का मुनाफा है, आपने इनकी जो ना रेंज मालूम करनी है। तो मिनिमम देखें क्या है, 60 है और मैक्सिमम 600 है। तो आपकी रेंज क्या होगी, 600 माइनस 60, जो कि 540 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मिसाल नंबर 2 है। उसमें उन्होंने ज़रा डिफरेंट तरीके से बात की हुई है कि भाई अगर x1 जो है वो 3.1 हो, xm जो है वो 11 हो, तो रेंज मालूम करें। तो रेंज क्या होगी, xm माइनस x1, तो 11 माइनस 3.1 जो कि 7.9 आती है। कोई इसमें ख़ास बात नहीं थी। तो बहरहाल आपने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया, रेंज। आप जो एक और टाइप है ना, उसे कहते हैं वेरिएंस, उसे डिस्कस करते हैं। आप उर्दू में उसे कहते हैं तग़य्युरियत, और वेरिएंस इसे इंग्लिश में कहते हैं। और एस स्क्वायर, याद रखिएगा ये साइन एस नहीं है, ये गौर कीजिएगा, ये एस स्क्वायर है। तो उससे इसे करते हैं। बुक में उन्होंने फार्मूले लिखे हुए हैं, फार्मूले मैं लिख देता हूँ और उसके बाद एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल से ना वो चीज़ ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल करने के लिए हमें फार्मूले चाहिए, लिहाजा मैं फार्मूले यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ इस दफ़ा। एस स्क्वायर के दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला ये एक एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन, ये है हिसाबी औसत का फार्मूला। और एक और फार्मूला है, वो है एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन, और इस पूरी चीज़ का स्क्वायर। ठीक है, ये काटा हुआ नहीं है भाई, ये ठीक कर देता हूँ बल्कि मैं। ठीक है, ये बराह रास्त को लिया है, एक ज़रा ज़्यादा लग गया और जी। अच्छा, अम, इसकी ना मैं एग्जांपल शुरू करता हूँ, फिर आपको साथ साथ समझाता हूँ कि इसमें स्टोरी क्या है पीछे। मिसाल दी हुई है जी इन्होंने कि 10 तलबा के रियाजी के मजमून में जो एग्ज़ाम है ना, रियाजी का एग्ज़ाम है, उसमें 100 में से नंबर उन्होंने बताए हुए हैं। अच्छा, अ, ये तरीका कुछ ऐसा है कि नंबर लिखे हुए 46, 50, 52, 60, 63, 64, 51, 61,
55, 66 और जो मजमू है ना वो 568 बनता। अच्छा, इसमें आप ये देखें x माइनस एक्स डैश, एक्स ये है, एक्स जेड जो एक्स बार जो है ना बेसिकली वो इसका मीन है। एक्स बार आप निकालें ज़रा, तो ये आपको फार्मूला याद है ना, तो ये 568/10 जो कि 56.8 आ जाता है, यानी कि एक्स बार ये हमारा 56.8 है। अब हम यही डिस्कस करते हैं ना, जैसे बल्लेबाजों की एग्जांपल दी थी, कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एवरेज से या मीन से वो कितना दूर है उनकी वैल्यूज़, ठीक है ना। तो सादा लफ्ज़ों में x माइनस एक्स डैश क्या है, हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कितना दूर है उससे, और ये एक्चुअल मीन है, एज्यूम्ड मीन नहीं है। और x माइनस एक्स डैश हम देख रहे हैं ना, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो इसकी वैल्यूज़ है उसका स्प्रेड कितना दूर है, ठीक है। अभी इस कॉलम को ना अगले को भूल जाए, मैं उसकी तरफ आता हूँ, क्योंकि वो हमारा मेन टॉपिक का वो एक सिलसिला है। लेकिन अभी ना इसको देखें, तो ये बड़ी सीधी सादी बात है, x में से x डैश को निकाले, 46 में से 56.8 को निकालते जाएं, तो मैं बुक से सीधी सादी वैल्यूज़ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये मैंने कर लिया। अच्छा, इससे हमें पता चल जाता है ना कि भाई ये एक्स जो हमारा जो भी कोई वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि मीन से कितनी दूर है, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब अगर चाहें तो इनको ना ऐड कर सकते हैं, बुक में ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन आ, मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन चलो ऐड कर लेते हैं मेरा ख्याल है, ताकि जो है ना वो बात ज़रा क्लियर हो जाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो मैं ज़रा कैलकुलेटर का इंतज़ाम करता हूँ, तो फिर ना इनको देखते हैं। ये जी कैलकुलेटर आ गया। अब मुझे मेरी वैल्यूज़ भी चाहिए। कुछ कैलकुलेटर, चलो डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे ना पहले वैल्यूज़ को मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर उसकी तरफ आएंगे कि मैं वैल्यूज़ आपकी जो सम है ना वो तो लिख दूँगा। तो बुक से मैं कर रहा हूँ जो जो वैल्यूज़ हैं ना उनकी, -10.8 माइनस है, ठीक है, ये मेमोरी में चला गया। अगला है 6.8, ये भी मेमोरी में चला गया, बल्कि ऑटोमेटिकली -6 हो गया। आगे मैं करता हूँ जी 4.8 नेगेटिव, अच्छा। अब ये देखें कि ये आपने निकाल लिया, अब बुक में इसका सामने लिखा हुआ हमें निकालने की वैसे फार्मूले के मुताबिक ज़रूरत नहीं, लेकिन लेट्स से इसका एक जवाब, मैं अपना पॉइंट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि इसका जवाब एक्स आता है इस कॉलम का। लेकिन आप इस कॉलम में इस तरीके की कबाहत देखें कि इसमें क्या होता है कि कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो वो वैल्यूज़ आपने एक दूसरे को कैंसिल कर सकती है ना, तो उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई वो चीज़ें जो इसके इस जो पॉइंट है वो मीन से कितने दूर हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें ना कि ये आपका मीन है ना एक्स डैश, फ़र्ज़ करें कि एक पॉइंट इधर है जो बहुत ही एक्सट्रीम पे है, एक पॉइंट इधर है जो बहुत ही एक्सट्रीम पे है, दोनों फ़र्ज़ करें कि
खासे दूर हैं और वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे बल्लेबाज का था कि एक तरफ वो 0 स्कोर है और एक तरफ उसके 200 स्कोर है, तो आप वो देखना चाहते हैं कि वो कितने डेटा पॉइंट्स डिस्पर्स्ड हैं, उससे कितने दूर है, इंतशार कितना है। लेकिन जब आप इस तरीके से कर देंगे तो ये क्या होगा कि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो ये जनाब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो फिर आपके पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस वो बंदा ज़ीरो पे भी आउट हो जाता है अक्सर, और वो बंदा 200 रन भी बना देता है। ठीक है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं मिलेगी ना, क्योंकि ख़त्म हो गया। इसलिए क्या करते हैं कि इस चीज़ को कर देते हैं स्क्वायर। ये देखें, इसलिए इस चीज़ को कर देते हैं स्क्वायर, ताकि जो नेगेटिव का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाए। हम सिर्फ डिस्टेंस देखें, डायरेक्शन ना देखें। भाई डिस्टेंस कितना है, पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट, मीन से इधर का डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, ये ना देखें कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, वो चीज़ ना देखें। इस तरह हमारे पास जितने पॉइंट्स हैं ना, वो एक दूसरे को मुख्तलिफ डायरेक्शन में होने की वजह से, डायरेक्शन से मुराद ये ना कि फ़र्ज़ करो कि ये 56.8 है, तो इधर एक पॉइंट 50 है और इधर एक पॉइंट 56.8 में अगर आप तकरीबन ये 6 का डिफरेंस आप 6 ऐड करें तो 62 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं ना अगर हम प्लस माइनस करें, लेकिन अगर हम इस डिफरेंस को स्क्वायर कर देना तो इसका भी इम्पैक्ट रहेगा और इसका भी इम्पैक्ट रहेगा। सारी कहानी पीछे ये है। ठीक है, तो जनाब आप जब इनका स्क्वायर करते हैं, एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर करें, तो ये वैल्यूज़ लिखी हुई है, मैं बुक से सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मैं कोई मिस कर गया हूँ शायद वैल्यू। हाँ जी, नहीं ठीक है। 38.44, 51.84, 33.64, 17.64, 3.24, 84.64 और ये 425.6 सम आ जाता कुल। ठीक है, तो अब आप जब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो फार्मूला है वो जो उन्होंने दिया हुआ था कि एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये, हाँ जी, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये जो आपने किया ये कहाँ से 425.6 आ गया और एन हमारा 10 है, तो 42.56 आ गया एस स्क्वायर। तो अब आपके पास एक मीनिंगफुल नंबर आ गया है। आप फ़र्ज़ करें कि ये पहले बल्लेबाज से, हालांकि ये एग्जांपल में बल्लेबाज का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा एक सेट और हो, दूसरे बल्लेबाज का कोई स्कोर हो, या तो फिर आप उन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं भाई कौन बेहतर और कौन बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें सारे के सारे उसके स्कोरों का इम्पैक्ट आ रहा है। जबकि अगर हम इस तरीके से करते तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कुछ स्कोरों का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है और हम सही डिसीजन पे ना पहुंच सकते। तो बहरहाल ये आपका काम हो गया। अब उन्होंने कहा कि इसको दूसरे तरीके से भी मालूम करना है, तो दूसरा फार्मूला है उसका। अब बराह रास्त कुलिया जो है वो ये है, इसमें आप देखें एरिथमेटिक मीन आप नहीं निकाल रहे, ये चीज़ ये इसमें नहीं आती। ठीक है, अरे तो ये डायरेक्ट तरीका है। इसमें बुक में उन्होंने टेबल बनाया हुआ। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बुक से आप देख के कर सकते हैं। मैंने भी वहाँ से पढ़ के ही लिखना है इधर। करना क्या है, एक्स जहाँ पे एक्स है ना, तो उसका आप एक्स स्क्वायर लिखते जाएं, 2116 आएगा। इसी तरह ये 50 इसका अगला वाला स्कोर था, ये आपको याद है ना पिछला टेबल, ये वो सारे वही वैल्यूज़ हैं। ये 46 50 52, 46 50 52, सॉरी, तो इसका 2500 आता है। तो आप ये सारा कर लेते हैं ना, तो एंड में यहाँ पे जो स्कोर है वो 568 आता है टोटल। इधर टोटल 32688, 32,668, 32,688 आता है। तो एस स्क्वायर जो आता है ना वो क्या आता है, ये चीज़ ओवर एन माइनस, तो ये चीज़ आती है 32, यदि यहाँ से 32,688, जब बुक से सिंपली वैल्यूज़ में कॉपी कर रहा हूँ, माइनस सम ऑफ एक्स क्या आता है 568/10 इसका स्क्वायर।
आप इन दोनों को हल करते हैं तो 42.56 जवाब आ जाता है, जो कि पिछले जवाब की तरह ही है। तो दोनों तरीक़ों से हमने हल कर दिया, जो दोनों फार्मूले बताए थे ना उनसे हल कर दिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़िली आप इसे कर सकते हैं अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन में कोई एरर ना करें। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का, और उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टॉपिक भी बहुत ही आसान है, बल्कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि भाई पहले हमने वेरिएंस की थी एस स्क्वायर, और ये जो है ये एस है, तो मे बी जो है आपने जो वेरिएंस है उसका अगर आप अंडर रूट ले लें तो आपके पास जवाब आ जाए। तो एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक सोचा। तो एस क्या होगा, ये जो पुराने वाले फार्मूले जो हमने पिछले टॉपिक में इस्तेमाल किए ना, मैं उनका अंडर रूट लेने लगा तो एस आ गया। ये हिसाबी औसत वाला तरीका, यानी कि आपको पहले मीन निकालना पड़ता, और दूसरा तरीका वो ये है डायरेक्टली वाला, ये ना बराह रास्त को लिया, इसमें आपको मीन नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो उन्होंने आगे एक एग्जांपल दी हुई है, ये बड़ी काम की चीज़ है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बारे में ना अभी आगे डिटेल से बात करते हैं, पहले आप फार्मूले को इस्तेमाल करना सीख लें। ये एक मिसाल दी हुई है उन्होंने, तलबा के कुछ कोई इनामात वगैरह दिए गए हैं उनके, जो है ना वो इस तरह है। ठीक है, तो आपने जनाबे वाला स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी निकालनी है, तो बहुत ही आसान है। ये एक्स है, रुपए हैं बेसिकली। आप फार्मूला आप लिख लें पहले। फार्मूला यही ना कि अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि आप ना एक्स बार निकाल, उसका जो है ना मीन निकालना है, और उसके बाद आपने उसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो मीन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो वो क्या था? तो अभी हम मीन निकालने लगे हैं, इसका भी मीन निकालते हैं, अभी बाकी चीज़ें भी निकालते हैं। ये एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, आपको ये चीज़ यहाँ चाहिए होती है ना, तो ये उसके लिए निकालने लगे हैं। तो एक्स अगर 12 रुपये है, एक्स माइनस एक्स बार जो है, भले हम वो निकालें, सॉरी मीन निकालें। इन ये 12 है, 16, 10, 14, 8, इन सबको जमा करें तो ये 60 आ जाता है। तो ये 60/n क्या है हमारा, 5 है ना? हाँ जी 5। तो ये 12 आ जाती है। तो x ये नंबर है, जो यहाँ से जो भी वैल्यू लेंगे वो x है, x वाला कॉलम है। x माइनस एक्स डैश हमारा 12 है, 12। तो 12 माइनस 12 ज़ीरो आ गया। 16 माइनस 12 जो है वो 4 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ +2 आ गया, यहाँ -4 आ गया। और ये चीज़ अब स्क्वायर करने लगे हैं, 0, 16, 4, 4, 16, ये 40 आ गया। इस फार्मूले को इस्तेमाल करें, इधर क्या आता है आपका जनाबे वाला, 40 आ जाता है ना इस सारी जगह की बजाय। और नीचे क्या आता है आपका, एन जो आपका 5 है, 8 का अंडर रूट जो कि 2.83 आ जाता। अच्छा, अब उन्होंने ना, ये तो आपका मतलब आपको फार्मूला इस्तेमाल करना आ गया। अब उन्होंने बड़ी काम की चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा। वो ये बताते हैं कि जनाब अगर आप एक्स डैश यानी कि मीन प्लस या माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन जो एस है ये लेना, यानी कि आप मीन के अंदर उसकी ये आपका मीन है, सॉरी ये आपका जी मीन है। इधर से आप 1 स्टैंडर्ड डिविएशन एक साइड पे चले जाएं, माइनस एस वाली साइड पे, और ये प्लस एस वाली साइड पे चले जाएं। तो इस रेंज के अंदर अंदर वो ये बताते हैं कि तकरीबन मुशाहिदा किया गया है, देखा गया है कि तकरीबन 68.27% के करीब आपके जो नंबर्स हैं ना, जो आपके डेटा दिया हुआ पॉइंट्स हैं, इससे इस रेंज में उनका 68.27% तक कवर हो जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करो 100 नंबर हो,
सादा लफ्ज़ों में अगर 100 नंबर हों, फ़र्ज़ करें कि n जो है ना वो 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक आपके जो है ना वो 68.27 जो नंबर्स हैं ना, इनके 68, लेट्स से 68 कह लें, तो 68 नंबर जो है ना इस रेंज के अंदर आ जाते हैं। फिर उन्होंने अगली चीज़ क्या बताई है जनाब, कि अगर आप x मीन जो है उसके अंदर 2s ले लें प्लस माइनस, तो कह रहे हैं कि इस रेंज के अंदर आपके तकरीबन 95.45% नंबर आ जाते हैं। अगेन लेट्स से कि s है तो ये -2s कर लूँ, ये मैं +2s कर लूँ, तो मेरी इस रेंज के अंदर 95.45% नंबर आ जाएंगे। अगर n 100 हो तो इसका मतलब ये कि तकरीबन 95 नंबर्स मेरे इस रेंज के अंदर अंदर आ जाएंगे, 95 डेटा पॉइंट्स। ठीक है, आप फ़र्ज़ करो x आई नो 50 है, तो और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, तो वो सारे के सारे उनमें से 95% नंबर इस रेंज में आ जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मीन का जो x बार है उसका को 95% उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ जो आपके टोटल डेटा पॉइंट्स हैं। जैसे पीछे वाली एग्जांपल में ये देखें, इस एग्जांपल में आपका n क्या था, 5 था ना, 1 2 3 4 5, तो 5 का मीन इधर 12 आया था, 5 नंबर्स का मीन 12 था, तो 5 का जो 95% है ना, 5 का 95% उतने नंबर्स इस 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस में कवर हो जाते हैं, और एक स्टैंडर्ड डिविएशन में 68% नंबर कवर हो जाते हैं। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ उन्होंने, अब सॉरी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं अगर आपको एग्जांपल सही नहीं लग रही, जैसे ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स थे, हमारा मीन जो है गालबन मुझे अब याद नहीं क्या आया था, लेकिन ये 56.8 था। तो 56.8 अगर मैं यहाँ पे लूँ ना, 56.8 ये मेरा मीन है, तो आपके जो 10 पॉइंट्स थे ना, तो 10 का 68% क्या होता है, ऑलमोस्ट ये 70% हो गया ना, तो 7 नंबर इस रेंज के अंदर लाए कर जाएंगे। तो 7 नंबर वो पॉसिबली कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखें, तो 56.8 के करीब 60 प्रॉब्ली आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ये नंबर जो है ना, ये सारे के सारे अगर आप उन्हें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, तो 7 नंबर ना इस रेंज के अंदर आ जाएंगे। ये रेंज आप कैसे निकालते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इस रेंज में आ जाएंगे। इसी तरह 95% जो है ना, 10 का 95 तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ही हो गए, तो सारे के सारे 2 डिविएशन की रेंज में आ जाएंगे। और तीसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि x बार प्लस माइनस 3s इस हदूद के अंदर आपके 99.73% नंबर आ जाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 100% बनता है। तो फ़र्ज़ करें कि ये -3s है और ये +3s है, तो इस रेंज के अंदर आपके ऑलमोस्ट 100% आ जाते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू 99.73 है, तो ऑलमोस्ट 100% नंबर आ जाते हैं। तो अगर आपको नहीं यकीन आ रहा, आप बेशक प्लॉट करके देख सकते हैं। वो जो एग्जांपल थी उसके नंबर, एक ऐसा ग्राफ पेपर लें या वैसे स्केल बना लें, उसके दरमियान में ये मीन वाला पॉइंट लिखें जो कि x बार है, बाकी पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू कर दें, तो उसके ऊपर वो आ जाएंगे आपके 99% नंबर आपके इस रेंज में आ जाएंगे, 68% 1 स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज में आ जाएंगे, 95.45 जो है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज में ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जिसमें उन्होंने इस चीज़ को एक तरह से साबित करने की कोशिश की है। मिसाल मैं शायद पूरी हल ना करूं, क्योंकि मतलब बहुत सी वो सीधी सादी सी मिसाल है, लेकिन मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगा। उसमें बहरहाल ये कि 12 अद्वियात की औज़ान ग्रामों में ये दी गई है, दवाइयों की वैल्यू दी हुई है, वेट दिया हुआ, सॉरी।
लिखा हुआ है इनका मीन निकालें और आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि एक्स बार प्लस माइनस वन स्टैंडर्ड डिविएशन 2 और 3 के हदूद के अंदर कितने आते हैं, ये मालूम करना है आपने। तो जी आप इसका मीन निकालना है ना, आपने एक्स बार निकालना है, तो उसका ये आपने टेबल बनाया हुआ है, उससे फिर आपने आगे जो है ना उनका एस भी निकालना है ना। ये अद्वियात है ग्रामों में, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की तो खैर बाद में ज़रूरत पड़ेगी या उस फार्मूले के लिए, स्टैंडर्ड डिवीएशन का जो फार्मूला है वो जो कि ये है, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एन है। तो ये एक्स स्क्वायर की आपको ये एक्स स्क्वायर के लिए आपने ये कॉलम बनाया है, सम ऑफ एक्स के लिए ये कॉलम आ जाएगा। अब आपने जब इधर ना, अच्छा मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि बुक में उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो वैल्यू जिस तरतीब में दी है वो सारी की सारी यहाँ लिख दी उन्होंने, गलत नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ये है कि जब आप स्टैंडर्ड डिविएशंस के बारे में बात करते हैं ना, तो आपने उसकी वो हदूद लेनी है। जब वो हदूद आपकी आ जाएंगी ना, तो फिर उन्होंने कहा कि साबित करें कि इन हदूद के अंदर 60% और 95% और 100% नंबर आते हैं। तो अगर नंबर तरतीब में लिखे हो ना, तो वो ज़रा करना आसान हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप तरतीब में लिख लें तो बेहतर, अगर आप तरतीब में नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसमें फिर आपको ज़रा ढूंढना पड़ेगा। तो बहरहाल मैं तरतीब में नंबरों को लिख रहा हूँ, मैं इनको ना अब तरतीब देने लगा हूँ, ठीक है। मैंने वो तरतीब की है, तो 43 आता है, उसके बाद 44 आता है, उसके बाद 45 आता है, 45 दो दफ़ा आया हुआ, उसके बाद 46 आता है, और 46 जो है वो एक ही दफ़ा, उसके बाद 47 आता है, 47 के बाद 48 आता, 48 के बाद 50 आता, 50 के बाद 51 है, 51 के बाद 52 आता है जी, और फिर एंड में 54 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं एक मिस कर रहा हूँ, 43, उसके बाद 44 एक दफ़ा आता, उसके बाद 45 है, 45 जो है वो दो दफ़ा आता है, 45 के बाद 46 है जो कि एक दफ़ा आता है, ठीक है। उसके बाद 47 है, 47 जो है वो एक दफ़ा आ रहा है, उसके बाद 48 है, 48 भी एक दफ़ा आ रहा है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 51 है, 51 के बाद 52, नंबर तो मैंने ठीक लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैप कर लगा। 43 मैंने लिख लिया है, 54 मैंने लिख लिया है, 45 लिख लिया है, 44 लिख लिया है, 58 नहीं लिखा, सॉरी 58 एंड में एक और नंबर आता है 58, बाकी ठीक है। तो आपने ये देखा कि तरतीब में लाते हुए भी टाइम लगता है, तो मेरा ख्याल अब आपकी प्रेफरेंस है कि आप पहले तरतीब में लिखना चाहते हैं या बाद में आपको जब स्टैंडर्ड डिविएशन के वो आपने इंटरवल्स
निकालने होंगे और उस वक्त बताना होगा कि कितने नंबर इसमें आए हैं, उस वक्त आप मिस कैलकुलेशन करनी है। तो मेरा ख्याल मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शायद ये भी कितना आसान काम नहीं है। बहरहाल मैंने अब इस तरह कर दिया तो मैं अब इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप ये देखें 43 के आगे एक्स, बल्कि इससे पहले ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं, सॉरी मीन निकाल लेते हैं। ये 583/12 आता है जो कि 48.58 आ जाता है। अब आप इनके जो है ना स्क्वायर्स ले लें तो ये 1849 आएगा, 44 का स्क्वायर 2916 आएगा, 45 का स्क्वायर 2025 है, 2025, 46 का स्क्वायर उन्होंने लिखा हुआ है 2116, 47 का 2209, 48 का स्क्वायर 2304, 50 का स्क्वायर 2500 होगा, और 50 के बाद 51 का स्क्वायर है 2601, 52 का स्क्वायर है जी 2704, 54 का स्क्वायर है 2916 और 58 का स्क्वायर है 3364। तो जब आप वैल्यूज़ डालते हैं, इनका जो सम आता है ना, सॉरी सम पहले ले लूँ मैं, ये आ जाता है 28549। तो इस फार्मूले में डालें 28549/12 माइनस 583/12। इसको आप हल करते हैं ना तो तकरीबन 4.33 जवाब आ जाता है। अगर आपको सिर्फ इतना ही मालूम करना ना तो फिर इसको तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे इस सवाल में उन्होंने ये कहा है कि आप मालूम करें कि x प्लस माइनस 1s, x बार प्लस माइनस 2s ये निकालें, और x बार प्लस माइनस 3s निकालें। तो ये बड़ी आसान है। मीन के अंदर 1s 2s और 3s की वैल्यूज़ डालते जाएं। 48.58 प्लस माइनस 4.33 जो कि आ जाती है 44.25 एक तरफ आता है, और 52.91 एक तरफ आता है। अच्छा, दूसरी तरफ जब आप दो दफ़ा करते हैं, दो एस से करते हैं तो 48.58 प्लस माइनस 2s करना है ना, तो 2 इंटू 4.33, तो ये वैल्यूज़ की रेंज आ जाती है 39.92 से लेके 57.24 तक। अगेन ये नंबर्स की रेंज है स्केल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ 48.58 प्लस माइनस 3s करते हैं ना जब, तो ये रेंज आ जाती है 35.59 और 61.57। अब आपने साबित करना है कि नंबर इसके अंदर आते हैं कि नहीं आते। तो ये देखें, फ़र्ज़ करें कि ये आपका ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे आपको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, थोरेटिकली समझाने के लिए कि आपका एक्स बार है जो कि आपका क्या है 48.58, ठीक है। अब यहाँ से 1s की जो रेंज आती है ना, ये क्या आती है इधर 44.25, और इस तरफ आती है 52.91, इधर ये 1s है, ये 2s है, 2s की रेंज आती है 39.92, और इस साइड पे आती है 2s की रेंज 57.24, इधर 3s की रेंज आती है जनाबे वाला 35.59, और इस साइड पे 3s की आती है 3s की 61.57। अब जो आपके ये नंबर है ना, ये वाले 43, 44, 45, इनको अगर आप प्लॉट करें ना, ये 58 है तो 43 किधर आता है, 39 है, ये ऑलमोस्ट 40 है, ये 44 है, तो 41, 42, 43 और 44 ऑलमोस्ट मैं कर रहा हूँ। तो 40, 41, 42, 43, एक नंबर इधर आता है 43, 44 ऑलमोस्ट आपका इधर आता होगा, ठीक है ना। उन सारे नंबर्स को प्लॉट करें। 54 आपका तकरीबन मिसाल ले रहा हूँ कि इधर आता होगा 54, ठीक है। एक नंबर आपका 45, ये मैं लिख भी देता हूँ, 43, 44, 54 आ गया,
45 मुझे प्लॉट करना है, ये इधर करके आएगा, इससे आगे आएगा ना 45 बड़ा है इससे। 44 दोबारा एक और 44 है, 2 44 है, एक 44 है, एक ही है, कर चुका मैं। आगे 58 है, 58 इससे आगे आएगा। 47 है, 47 जो है ना इससे पीछे होगा थोड़ा सा। 50 जो है ना इससे थोड़ा सा आगे होगा, इधर करके आ जाएगा। 52 इससे पीछे होगा ना ऐसे, ये 52.91 तो इससे पीछे ही होगा ये। 51 इससे आगे और इससे पीछे, इधर करके आ जाएगा 51। 45 मैं ले चुका हूँ, मैं 2 दफ़ा आता 45। हाँ जी। 48 क्या है, कहाँ आएगा ये? 48.5 है तो 48 यहाँ आएगा तकरीबन। और 46, ये 44 है, ये 48 है, 46 यहाँ करके आ गया। अब आप ये देखें कि इस रेंज के अंदर ये जो रेंज है, लाइन लगा लें, ये 44 इससे पीछे है बाय द वे। और इस रेंज के अंदर नंबर काउंट कर लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर था ना। तो 44 आपसे बात हुई थी ना कि इसके अंदर किस रेंज में कितने परसेंट नंबर आते हैं, हमने पीछे अभी वो डिस्कस किया था फर्स्ट। हाँ, ये 68% नंबर आते हैं। तो 68%, अब 70% ही रफली लगा लें, 70% ऑफ 12 का 70% क्या होगा, तकरीबन 8 नंबर होंगे ना, 8 पॉइंट समथिंग 8 नंबर। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ गए ना। देखा 1S की रेंज में आपके 8 नंबर आ गए। उसके बाद 2S की रेंज में देखिए कितने नंबर आपके, बल्कि सारे के सारे ही आ जाते हैं। ये 2S की रेंज है ना, इन सारे नहीं आते, सॉरी एक नहीं आता, 58 है। तो देखें आपके जितने भी आते हैं ये कितने, 8 ही हैं, तो 9 10 11 नंबर आ गए। तो 95% ऑफ 12 क्या होता है, तकरीबन ये कोई 10 11 बनता होगा, जो भी है जितना भी ये कैलकुलेट करना, आपके देखिए 11 नंबर उस रेंज में आ जाते हैं। और सारे के सारे 99.57 वो आपके 3S की रेंज में आ जाते हैं। और आपकी 3S की रेंज ये वाली है, और देखें 99 पॉइंट्स नंबर का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 100%। तो आपके देखें सारे के सारे नंबर इस रेंज में आ गए ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखें कि 1S 2S और 3S की रेंज में कितने परसेंट नंबर आते हैं। ये आप चूज़ भी स्टैटिस्टिक्स जो लोग आगे इस्तेमाल करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ होगी। तो आप याद रखिएगा, हमने एग्जांपल भी कर ली, तो अब आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, किस तरह निकालते हैं, और उसके अंदर जो है वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 और 3 उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसके साथ ही टॉपिक ख़त्म हुआ इंशाल्लाह। अब हम जो है ना अगले वीडियो में जो है ना वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।